चरणदास प्रजापति स्टडी कॉर्नर में आपका स्वागत है। भारत का संविधान, इस श्रृंखला में हम मूल अधिकार इस विषय में अंतरिम रिपोर्ट पर बहस। भारतीय संविधान सभा 1 मई से 29 अगस्त सन 1947 ईस्वी। इस दौरान मूल अधिकारों के विषय में जो बहस हुई उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, उसका पठन पाठन करने जा रहे हैं। आज का विषय खंड 18 सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार। यह चर्चा प्रारंभ करने से पूर्व मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा कि यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि जब हम कोई नया वीडियो जारी करें तो आपको तुरंत इसकी सूचना मिल सके। और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। तो हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं, अब मैं खंड 18 पेश करता हूं। इसका बिंदु क्रमांक 1, हर इकाई के अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की दृष्टि से रक्षा की जाएगी और ऐसे कानून या व्यवस्था का निर्माण नहीं किया जाएगा जिनसे इन बातों पर विरोधी असर या दबाव पड़े। 2, अर्थात बिंदु क्रमांक 2, कोई भी अल्पसंख्यक, चाहे वह धार्मिकता के आधार पर हो या संप्रदाय अथवा भाषा की दृष्टि से, राष्ट्र की शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश पाने से वंचित नहीं रहेगा। न उन पर कोई धार्मिक शिक्षा अनिवार्य रूप से लागू की जाएगी। बिंदु क्रमांक 3 का, सभी अल्पसंख्यक, चाहे उनका आधार धर्म, संप्रदाय हो या भाषा, किसी भी इकाई में अपनी पसंद की शिक्षा संस्था स्थापित करने को स्वतंत्र होंगे। खा, राज्य शिक्षा संस्थाओं को सहायता देते समय अल्पसंख्यकों की धर्म, संप्रदाय या भाषा पर आधारभूत शिक्षा संस्थाओं के प्रति भेदभाव नहीं रखेगा। मैं यह प्रस्ताव सभा की स्वीकृति के लिए पेश करता हूं। इस पर श्री मोहनलाल सक्सेना, संयुक्त प्रांत जनरल की टिप्पणी है। महोदय, आपकी आज्ञा से मैं यह प्रस्ताव करना चाहूँगा कि यह प्रस्ताव भी एडवाइजरी कमेटी को वापस सुपुर्द कर दिया जाए, जिससे इस पर पुनर्विचार कर लिया जाए। और कुल मिलाकर मैं समझता हूँ कि यही कहीं अच्छा होगा यदि यह सारा खंड एडवाइजरी कमेटी परामर्श समिति के पास पुनर्विचारार्थ वापस भेज दिया जाए। श्री के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी इस पर अपने विचार रखते हैं। मेरा प्रस्ताव है कि खंड 18 का उपखंड 2 एडवाइजरी कमेटी को वापस सुपुर्द कर दिया जाए। बहुत से सदस्यों का यह सामान्य मत था कि जो बहसें हुई हैं उनके आधार पर उस पर पुनर्विचार होना चाहिए। श्री महावीर त्यागी महाशय, मैं श्री मोहनलाल सक्सेना के प्रस्ताव का समर्थन करने खड़ा हुआ हूं। उन्होंने सिर्फ प्रस्ताव किया है कि यह खंड वापस एडवाइजरी कमेटी को सौंप दिया जाए। मेरी समझ में इस खंड को हम हल्के रूप में ले रहे हैं। हो सकता है कि इस प्रकार के मामलों में, अर्थात सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी मामलों की व्याख्या वहीं तक हो सकती है
जहां तक उनका व्यक्तिगत रूप है और अल्पसंख्यकों का सवाल भावी सरकार के लिए छोड़ देना अच्छा होगा। मेरा ख्याल है कि हम अपनी भावी सरकार का हाथ बहुत अधिक बांध रहे हैं। हमें उन्हें इतनी स्वतंत्रता तो दे देनी चाहिए कि वह आने वाले समय और परिस्थिति के अनुसार काम कर सकें। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। श्रीमान अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं कि इन संशोधनों से श्री मुंशी तथा श्री त्यागी दोनों ही के संशोधनों से बहुत आश्चर्य में हूं। मेरी अर्ज है कि इन लोगों ने कोई कारण नहीं बताया है कि यह 18वां खंड कमेटी के विचार के लिए क्यों वापस भेजा जाए। इस प्रस्ताव की पुष्टि का एकमात्र कारण किसी के ख्याल में आ सकता है यही है कि अल्पसंख्यकों के अधिकार परस्पर संबंधित अर्थात रिलेटिव होने चाहिए। अर्थात हिंदुस्तान के इलाके में अल्पसंख्यकों को जो अधिकार हम देना चाहते हैं उनका निश्चय करने से पहले हमें रुककर देख लेना चाहिए कि पाकिस्तान असेंबली परिषद द्वारा अल्पसंख्यकों को क्या अधिकार दिए जाते हैं। श्रीमान सविनय अर्ज है कि मैं इस प्रकार के विचार का समर्थन नहीं कर सकता। अल्पसंख्यकों के अधिकार पूर्ण अधिकार होने चाहिए। वे इस प्रकार के किसी विचार के अधीन न रहने चाहिए कि दूसरा पक्ष अपने अधिकार क्षेत्र के अल्पसंख्यकों के लिए क्या करने जा रहा है। हमें यह मालूम हो कि दूसरे राज्य के इलाके के किन्हीं अल्पसंख्यकों का जिनमें हमारी दिलचस्पी है वही अधिकार प्राप्त नहीं हुए हैं जो हमने अपने इलाके में अल्पसंख्यकों को प्रदान किए हैं, तो राज्य इस मामले की बात अपने दूत के द्वारा उठा सकता है और गलती दूर करा सकता है। परंतु मेरा ख्याल है कि इसकी परवाह न करते हुए कि दूसरे क्या करते हैं, हमें वही करना चाहिए जो हमें अपनी समझ से उचित प्रतीत हो। और मेरा व्यक्तिगत विचार है कि खंड 18 में जिन अधिकारों का उल्लेख किया गया है वे ऐसे अधिकार हैं कि जिनको बिना किसी बात का ख्याल किए प्रत्येक अल्पसंख्यक संप्रदाय पाने का दावा कर सकता है। इनमें हमने जो पहला अधिकार दिया है वह उनकी अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति के प्रयोग का अधिकार है। हमने स्पष्ट कह दिया है कि राज्य की शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के मामले में धर्म, भाषा आदि के आधार पर कोई भेदभाव न बरता जाएगा। हमने कहा है कि किसी अल्पसंख्यक समुदाय के अपने इच्छानुसार कोई भी शिक्षा संस्था स्थापित करने पर कोई रुकावट न होगी। उसमें यह भी व्यवस्था शामिल है कि जब कभी भी राज्य अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित स्कूलों या अन्य शिक्षा संस्थाओं को आर्थिक सहायता देने का निश्चय करेगा, तो ऐसी सहायता प्रदान करने में धर्म, संप्रदाय या भाषा के आधार पर कोई भेदभाव न रखा जाएगा। श्रीमान, मैं नहीं समझता कि 18वें खंड में उल्लिखित इन अधिकारों पर किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। कुछ भी हो, इस क्लाज को कमेटी के विचार के लिए वापस भेजे जाने के प्रस्ताव का समर्थन करने वाले किसी भी व्यक्ति ने ऐसे कोई तर्क पेश नहीं किए जिनसे यह समझा जाए कि किसी अल्पसंख्यक समुदाय को दिए जाने के लिए ये अधिकार अधिक हैं अथवा वे अल्पसंख्यकों को प्राप्त ही न होने चाहिए। अतएव मुझे यह बहुत ही खेदजनक प्रतीत होता है कि इन अधिकारों की व्यवस्था प्रस्तुत करने वाली 3 कमेटियों का परिश्रम यूं ही बेकार चला जाए, केवल इसलिए कि कुछ कारणों से लोग इस मामले की कमेटी के विचारार्थ वापस करना चाहते हैं। मुझे नहीं मालूम कि मेरे मित्र श्री मुंशी को उपखंड 2 के वर्तमान स्वरूप पर आपत्ति है, किंतु यदि इस उपखंड को कमेटी के विचारार्थ वापस भेजा जाना आवश्यक हो, तो मुझे इसमें कोई आपत्ति न होगी। यह उपखंड इसलिए कमेटी के विचारार्थ वापस भेजा जा सकता है क्योंकि मैं समझता हूँ कि हमने उसका विषय राज्य की शिक्षा संस्थाओं तक के लिए सीमित रखा है और उन शिक्षा संस्थाओं के लिए कुछ नहीं कहा जो राज्य से केवल आर्थिक सहायता प्राप्त करती हों। यदि
इस बात को स्पष्ट कराने की आवश्यकता है तो यह विषय वापस भेजा जा सकता है, परंतु इसका यह अर्थ नहीं कि हम किन्हीं कारणों से उपखंड 2 को कमेटी के विचारार्थ वापस करना चाहते हैं, तो वही कारण बताकर पूरा खंड ही 18वां कमेटी को वापस भेज दिया जाए। इसलिए मेरी अर्ज है कि उपखंड 2 को छोड़कर शेष खंड अपने वर्तमान रूप में स्वीकार किया जाए और यदि आवश्यक हो तो उपखंड 2 कमेटी के विचार के लिए वापस भेज दिया जाए। अध्यक्ष महोदय कहते हैं, अब 2 खंड ऐसे हैं जिन्हें 5 आदमियों की एक कमेटी के हवाले कर दिया गया था। अब हम उन्हें एक-एक करके ले सकते हैं। नया खंड 3 अब पेश किया जा सकता है। श्री के एम मुंशी, मेरा प्रस्ताव है कि नीचे लिखा खंड मौलिक खंड 3 की जगह रखा जाए। हर एक ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म यूनियन की सीमा के अंदर हुआ हो और उसकी अधिकार सीमा में हो, हर एक ऐसा व्यक्ति जिसके माँ बाप में से कोई भी उसके जन्म के समय यूनियन का नागरिक हो और हर एक ऐसा व्यक्ति जिसके कानून के अनुसार नागरिक बना लिया गया हो, यूनियन का नागरिक समझा जाएगा। यूनियन की नागरिकता प्राप्त करने और उसको खत्म करने के बारे में अन्य व्यवस्था यूनियन के कानून द्वारा की जा सकेगी। इसके कारण तत्संबंधी कमेटी की रिपोर्ट में पूर्णता दिए जा चुके हैं। मैं उसमें कुछ और नहीं जोड़ना चाहता। श्री के संतानम, श्रीमान, श्री के संतानम कहते हैं, श्रीमान, मेरा यह प्रस्ताव है कि इस खंड के पहले पैराग्राफ के अंत में यह जोड़ दिया जाए, हर एक ऐसा व्यक्ति जो यूनियन के समारंभ के पहले भारत में पैदा हुआ हो या उसका नागरिक हो गया हो और उसकी अधिकार सीमा के अंतर्गत हो, यूनियन का नागरिक समझा जाएगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बंगाल जनरल। अध्यक्ष महोदय, मेरे विचार में इसमें कुछ भी संदेह नहीं है कि श्री संतानम ने जो प्रश्न उठाया है वह बहुत महत्व का है और हमें इस विषय पर विचार करना है। जो कठिनाई उत्पन्न हुई है वह कमेटी के तैयार किए हुए खंड के पहले ही वाक्य को देखने से स्पष्ट हो जाती है। उसमें कहा गया है, हर एक व्यक्ति जो यूनियन में पैदा हुआ हो, स्पष्टतः इसका संकेत भविष्य की ओर है, यानी उनकी ओर जो यूनियन की स्थापना के बाद यूनियन के अंदर पैदा होंगे। प्रश्न यह है, उन लोगों की स्थिति क्या होगी जो भारत में पैदा हुए हों परंतु जो यूनियन की स्थापना से पहले पैदा हो गए हों। मेरे विचार में इस संबंध में व्यवस्था करने के लिए हमें एक खंड रखना होगा। मैं कोई संशोधन पेश नहीं कर रहा हूं, बल्कि एक सुझाव रख रहा हूं। इस खंड को बहुत कुछ इस प्रकार रखना होगा, सभी लोग, ऐसे लोग जिनका जन्म भारत में हुआ हो, जिनकी परिभाषा जनरल क्लॉजेज एक्ट में दी हुई है तथा जो यूनियन के अंदर रहते हों और उसकी अधिकार सीमा में हों, यूनियन के नागरिक समझे जाएंगे। मेरे विचार में इस प्रकार का एक खंड आवश्यक है और इसके अंतर्गत वे सभी लोग आएंगे जो भारत में पैदा हुए हों और जो यूनियन की स्थापना के समय उसकी प्रजा हों। इस खंड के बिना बहुत से लोग बड़ी कठिनाई में पड़ जाएंगे और उनकी जातीयता कुछ भी ना रहेगी। इसलिए मैं यह सुझाव पेश करता हूं और सरदार वल्लभ भाई पटेल को यह राय देता हूं कि यह उचित ही है कि सारा खंड पुनर्विचार के लिए वापस भेजा जाए। मेरी राय में यह एक गंभीर विषय है। अध्यक्ष महोदय कहते हैं, एक सुझाव पेश किया गया है कि सारा खंड अधिक विचार करने के लिए स्थगित किया जाए। श्री आर के सिधवा कहते हैं, इस विषय का संबंध केवल वकीलों से नहीं है, इसका सभी साधारण लोगों से संबंध है। अध्यक्ष एडवाइजरी कमेटी, परामर्श समिति इस पर स्वतंत्र रूप से विचार कर सकेगी और अगर यह वह ऐसा समझेगी तो अगली बैठक में अपने सुझाव पेश करेगी। क्या मैं यह समझूं
कि सभा इस खंड को पुनर्विचार के लिए स्थगित करती है? अनेक माननीय सदस्य कहते हैं जी हाँ। इस पर अध्यक्ष महोदय कहते हैं तो इसे स्थगित किया जाता है। अब हम खंड 11 लेते हैं। तो आज का वाचन यहीं पर पूरा हुआ। हमारे वाचन करने का उद्देश्य यह है कि भारत का संविधान किस तरह से तैयार हुआ, हम इसे जानें और किस तरह से सभी विद्वान सदस्यों द्वारा इस पर अपने विचार रखे जाते थे, संशोधन रखे जाते थे, अपने अभिमत रखे जाते थे। तो आज का जो संविधान है, जिस रूप में है, यह एक बहुत बारीकी से विचार करने के बाद तैयार किया गया है। आप भी इसमें क्या विचार उत्पन्न होते हैं मन में, अवश्य रखें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।